उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। लोकतंत्र को समझने में। दुनिया भर में लोकतांत्रिक व्यवस्था के विस्तार की प्रक्रिया को देखने और समझने में। उन कुछ कारणों से विस्तार से बताने में जिनके कारण पिछले कुछ दशकों में लोकतांत्रिक व्यवस्था में वृद्धि हुई। कई मामलों में एक विश्व सरकार के रूप में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को समझने और समझाने में। गैर लोकतांत्रिक देशों में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए लागू की गई विभिन्न विधियों की तुलना करने में। ये समझने में कि कैसे दुनिया में लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। लोकतंत्र की समझ। समकालीन विश्व में कई देशों ने लोकतांत्रिक शासन स्थापित करने के लिए संघर्ष किया है। चिली और पोलैंड इसके उदाहरण हैं। चिली में 1973 में एक सैन्य विद्रोह ने लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट कर दिया था, परंतु 1988 में लोकतंत्र की वापसी हुई। पोलैंड में एक गैर लोकतांत्रिक राजनीतिक दल लोकतांत्रिक सरकार के सामने हार गया। लोकतंत्र के बदलते नक्शे। पहले नक्शे में लाल रंग में उन देशों को दर्शाया गया है जहां 1900 से पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हो चुकी थी। पीले रंग में उन देशों को दर्शाया गया है जहां 1950 से 70 के बीच लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हुई थी। दूसरे नक्शे में 1975 को दर्शाते हुए लोकतांत्रिक सरकारों में वृद्धि हुई है। इस समय तक अधिकांश उपनिवेशों को राजनैतिक आजादी मिल गई थी, जिसने कई नए राष्ट्रों को जन्म दिया। इनमें से अधिकतर देशों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था का चयन किया। तीसरे नक्शे से पता चलता है कि 2000 तक दुनिया के अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक सरकारें थीं। सोवियत संघ के विघटन और पूर्वी यूरोप व दुनिया के कुछ अन्य हिस्सों में कम्युनिस्ट शासनों के पतन ने दुनिया में लोकतंत्रीकरण की गति को तेज कर दिया। फिर भी चीन, कई मध्य एशियाई देशों और अफ्रीका के एक बड़े हिस्से ने अभी तक लोकतंत्र को ग्रहण नहीं किया है। लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरण। शुरुआत। हालांकि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस में एक टिकाऊ और पक्के लोकतंत्र की स्थापना करने में असफल रही, लेकिन इसने पूरे यूरोप में जगह जगह पर लोकतंत्र के लिए संघर्षों की प्रेरणा दी। ब्रिटेन में लोकतंत्र की तरफ कदम उठाने की शुरुआत फ्रांसीसी क्रांति से काफी पहले ही हो गई थी। 18वीं और 19वीं सदी में राजशाही और सामंत वर्ग की शक्ति धीरे धीरे कम हो रही थी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान का अधिकार मिल रहा था। उत्तर अमेरिका में स्थित ब्रिटिश उपनिवेशों ने 1776 में खुद को आजाद घोषित कर दिया और एक साथ मिलकर उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन किया। 1787 में उन्होंने एक लोकतांत्रिक संविधान को मंजूर किया, लेकिन मतदान का अधिकार कुछ लोगों तक सीमित था। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। 19वीं सदी में एक मुख्य मांग ये रहा करती थी कि सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार हो। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार या सार्वभौम मताधिकार कहा जाता है। यूरोप, उत्तरी अमेरिका और लातिनी अमेरिका में
प्रारंभिक लोकतंत्र स्थापित किए गए थे। उपनिवेशवाद का अंत। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के तुरंत पश्चात भारत सहित कई उपनिवेशों ने स्वतंत्रता प्राप्त की और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित की। जहां भारत अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ फल फूल रहा है, वहीं अधिकांश नए राष्ट्रों में सैन्य आघातों द्वारा लोकतंत्र को नीचे गिरा दिया गया है। घाना, जो कि एक ब्रिटिश उपनिवेश था, 1957 में आजाद हुआ। 1966 में सेना ने इसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था का तख्तापलट कर दिया। 1999 में जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तान में सैन्य शासन पुनः स्थापित कर दिया। 2005 में नेपाल के नए राजा ने अपने लोगों को दी गई सभी राजनीतिक स्वातंत्र्य। हाल का दौर। लातीनी अमेरिका के अनेक देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनने के बाद 1980 में लोकतंत्र तेजी से फैला। सोवियत संघ के बिखराव के साथ ये प्रक्रिया और तेज हो गई। सोवियत संघ का कई कम्युनिस्ट देशों पर नियंत्रण था। 1989-90 के दौर में इन देशों ने अपनी आजादी की घोषणा की और लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने का फैसला किया। 1991 में सोवियत संघ के 15 गणराज्यों की आजादी की घोषणा के साथ सोवियत संघ पूरी तरह से बिखर गया। पूर्वी यूरोप पर से सोवियत नियंत्रण की समाप्ति और सोवियत संघ के टूटने का दुनिया के राजनैतिक नक्शे पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इस अवधि में हमारे पड़ोस में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की जा रही थी। 1990 में पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतंत्र ने सैनिक शासन को प्रतिस्थापित कर दिया। 2005 तक लगभग 140 देश लोकतांत्रिक देश बन गए थे। दुर्भाग्यवश पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार लंबे समय तक नहीं चली। जनरल मुशर्रफ ने 1999 में पाकिस्तान में फिर से सैन्य शासन स्थापित कर दिया। इसी तरह बर्मा, आधुनिक म्यांमार ने 1948 में औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की। इसने एक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की, जिसे 1962 में सेना द्वारा तख्तापलट कर दिया गया। 30 वर्षों के बाद 1990 में चुनाव हुए। आंग सान सू ची, जिन्हें सू ची पुकारा जाता था, उनकी अगुवाई वाली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने चुनाव जीते, पर फौजी शासकों ने चुनाव परिणामों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और अधिकांश निर्वाचित नेताओं को जेल में डाल दिया। म्यांमार के लोग अभी भी अपने लोकतांत्रिक अधिकार पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लोकतंत्र के लिए संघर्ष कई अन्य देशों में भी जारी है। लोकतंत्र का समर्थन। लोकतंत्र को बढ़ावा देने का विचार सुखद है, लेकिन लोकतंत्र स्थापित करने के लिए सैन्य शक्ति के उपयोग को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका दृढ़ता से लोकतंत्र का समर्थन करता है और कहता है कि लोकतांत्रिक देशों को उन देशों में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए सीधी दखल देनी चाहिए जहां लोकतंत्र नहीं है। पश्चिमी एशियाई देश इराक इसका एक उदाहरण है। इराक को 1932 में ब्रिटिश गुलामी से आजाद कराया गया। कई सालों बाद 1968 में अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी के नेता सद्दाम हुसैन के नेतृत्व में एक सैन्य विद्रोह हुआ और उनकी पार्टी सत्ता में आई। सद्दाम हुसैन 1979 में
इराक का राष्ट्रपति बना। उसने अपनी तानाशाही चलाई, जिसमें उसके शासन से असम्मत या विरोध करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि उसने अपनी कई राजनीतिक विरोधियों की हत्या करा दी। हैरानी की बात है कि उसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। अमेरिका और ब्रिटेन ने आरोप लगाया कि इराक के पास गुप्त परमाणु हथियार और जनसंहार के हथियार हैं। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र की टीम को जांच में कुछ नहीं मिला, फिर भी अमेरिका और उसके साथी देशों ने इराक पर हमला किया और 2003 में सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटा दिया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान ने युद्ध को गैर कानूनी कहा, क्योंकि इसे संयुक्त राष्ट्र ने मंजूरी नहीं दी थी। तानाशाही शासन को समाप्त करना महत्वपूर्ण है, लेकिन लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए सैन्य हस्तक्षेप सही दृष्टिकोण नहीं है। वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र। कोई ऐसी सरकार नहीं है जो सामूहिक रूप से दुनिया पर शासन करती हो। फिर भी संयुक्त राष्ट्र और कुछ अन्य संगठन हैं जो आंशिक रूप से एक विश्व सरकार की तरह काम करते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय कानून, सुरक्षा, आर्थिक निकाय और सामाजिक समता के मामले में परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई नियम बनाए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव इसके मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व शांति को बनाए रखने और विश्व शांति को खतरे में डालने वाले देशों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और विश्व बैंक ऐसे संस्थान हैं जो आवश्यकता पड़ने पर सरकारों को ऋण देते हैं। ये संगठन कुछ शक्तिशाली राष्ट्रों की पहल पर अस्तित्व में आए। इन संगठनों का शक्ति समीकरण सीधे तौर पर दिए गए वित्तीय योगदान से संबंधित होता है। क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र में सबसे अधिक वित्तीय योगदान प्रदान करता है, इसलिए वो सबसे अधिक शक्तियों का आनंद भी उठाता है। विश्व निकाय हमेशा लोकतांत्रिक कार्य नहीं करते हैं। यद्यपि आम सभा की बैठक वर्ष में एक बार होती है और विभिन्न विवादास्पद मुद्दों पर चर्चा की जाती है, फिर भी ये दो देशों के बीच चल रहे विवादों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसी तरह सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्यों में वीटो अधिकार प्राप्त होता है। यदि कोई स्थायी सदस्य वीटो अधिकार का उपयोग करता है, तो बाकी बचे 10 सदस्य भी निर्णय को प्रभावित नहीं कर सकते। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF में 52% से अधिक वोटिंग पावर 10 देशों अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूके, चीन, इटली, सऊदी अरब, कनाडा और रूस के पास है, जो संयुक्त राष्ट्र में वित्त का सबसे अधिक योगदान भी करते हैं। अभ्यास के तौर पर विश्व बैंक के अध्यक्ष ज्यादातर अमेरिकी नागरिक रहे हैं। इन अवलोकनों के तहत सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। लोकतंत्र किसी देश में लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों की सरकार होती है। 1900 के बाद से लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने वाले देशों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस में एक पक्के और टिकाऊ लोकतंत्र की स्थापना करने में नाकाम रही, लेकिन इसने पूरे यूरोप में जगह जगह पर
लोकतंत्र के लिए संघर्षों को प्रेरणा दी। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के तुरंत बाद भारत सहित कई उपनिवेशों ने स्वतंत्रता प्राप्त की और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित की। सोवियत संघ के विघटन ने लोकतांत्रिकीकरण की प्रक्रिया को मजबूत किया। दुर्भाग्यवश अधिकांश नए राष्ट्रों में सैन्य आघातों द्वारा लोकतंत्र को नीचे गिरा दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र और कुछ अन्य संगठन हैं जो आंशिक रूप से एक विश्व सरकार की तरह काम करते हैं। विश्व निकाय हमेशा लोकतांत्रिक कार्य नहीं करते हैं।